हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में, जिसमें आप पाएंगे सोशल साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो आज का वीडियो है, आज हम कौन सा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं ये देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2021 का आज हमने क्वेश्चन पेपर लिया है और आज इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बाकी के पेडागोजी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है, टेलीग्राम चैनल है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य है द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज एम्ड एट। इसमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करनी है कौन कौन सी इसके लिए सही ऑप्शन रहेंगे। तो देखो यहाँ पर सोशल साइंस पेडागोजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हिंदी में जो है आपको अलग अलग वर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा पहचानना है किससे, इंग्लिश का जो वर्ड होता है। अब एम को लक्ष्य भी कह सकते हैं, उद्देश्य भी कह सकते हैं, या फिर और भी कई सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश का वर्ड देख करके पहचानना है कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है। और सोशल साइंस पेडागोजी बेसिकली बात करती है कि सोशल साइंस हमें कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाते टाइम। तो इस सब्जेक्ट में वो सभी इंक्लूड होता है। तो यही सब चीज़ें आप इसके पेडागोजी के थ्रू सीखते हैं, क्योंकि आपको आगे चल के पढ़ाना है, इसीलिए ये सब चीज़ें आपको पेडागोजी के थ्रू सिखाई जाती है कि बच्चों को ये वाला सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाएंगे तो उसके लिए कौन कौन से मेथड आप यूज़ करेंगे, किस तरह से आप उसको पढ़ा सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके आपको इसमें आंसर करना होता है, तो आप ईजिली क्या करेंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे ऑप्शंस को। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शंस की तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी इसमें सही है। शिक्षार्थियों को स्वयं के बारे में महान जागरूकता विकसित करने में सहायता करना, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं खुद के बारे में वो जागरूकता पा सकें, मतलब खुद के बारे में वो जान सकें। कभी कभी हम खुद के बारे में भी नहीं जान पाते हैं। शिक्षार्थियों को समस्याओं की स्वतंत्र जांच करने के लिए कौशल प्रदान करना, समस्याओं की वो खुद से जांच कर पाएँ, खुद ही इन्वेस्टिगेट कर पाएँ, उसको उसके लिए फ्रीडम देना। तो ए और बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम और एम्स की बात करें, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, उसके एम्स क्या क्या हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं, हम सोशल साइंस क्यों पढ़ाते हैं, बेसिकली ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम और देख लेते हैं कि क्यों पढ़ाते हैं सोशल साइंस। तो संस्कृति और सभ्यता से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, यानी हम बच्चों को हमारे कल्चर और सभ्यता के बारे में बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं या हमारा जो सोसाइटी रही है वो पहले से कैसी रही है, क्या कल्चर, क्या वैल्यूज़ हमारे रहे हैं, किन चीज़ों को हम फॉलो करते आए हुए हैं। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा, बच्चों को तो पढ़ाया जाएगा ना। आपने कैसे सीखा, आपने भी तो इसी तरह से सीखा, या तो आपने अपने आसपास देखा होगा या तो फिर आपने पढ़ा होगा, स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा। तो ऐसी तो चीज़ें हम पता चलती हैं। हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो कैसे रहते होंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कैसे जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने उनके बारे में पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया है। तो यही मकसद होता है। तो क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड है सोशल साइंस में, तो हमें अपनी कल्चर और सभ्यता के बारे में बताने के लिए ये पढ़ाया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक लोकतंत्र, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक लोकतंत्र विकसित हो सके, यानी कि सबको शिक्षा मिले। नागरिक गुणों का विकास, एक आप बेहतर नागरिक बन पाएँ, या फिर स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं बेहतर नागरिक बन पाएँ। तो सामाजिक व्यवहार का विकास करने के लिए सोशल जो बिहेवियर है वो अच्छा हो, उसके लिए सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। सोशल डेवलपमेंट हो सके, जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हों, जिससे कि बेहतर इंसान बन सके लोग, और क्या हो, समाज एक तरह से विकसित हो सके। अगर हम बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेंगे, अच्छा नागरिक अगर हम एक बना देते हैं तो उससे क्या होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना, सोशल नॉलेज प्राप्त करना कि सोशल जो हमारे आसपास का जो सोसाइटी है वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हमें सोसाइटी में रहना है। अब देखो पहले का जो इंसान था वो कपड़े नहीं पहनता था और ऐसे ही रहता था, जंगलों में ऐसे ही घूमता था। लेकिन अभी जो है हमारे जो सोसाइटी में है, सभ्यता है, तो सभी लोग कपड़े पहनते हैं। तो ये सब हमें कैसे आया, हमने सोसाइटी में रह करके सीखा है कि सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, वो तौर तरीके हम सीख पाएँ। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो उसका डेवलपमेंट होता है इससे। सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का विकास, जैसे कि हम सभी को
सभी से मिलजुल कर रहें, ऐसा ना हो लड़ाई झगड़ा करें, मिलजुल कर, भाईचारा होता है मिलजुल कर रहना। तो इस भावना का विकास हम करते हैं इसके थ्रू, सोशल साइंस के थ्रू। आपसी निर्भरता के महत्व को दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सिर्फ एक पर्सन क्या इस सोसाइटी में जी सकता है? अगर किसी को हर चीज़ से अलग कर दो तो क्या वो इंसान जी पाएगा? उसको हर किसी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, उसके आसपास के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और मतलब एक तरह से सोसाइटी की उसे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इंसान एक अकेला नहीं जी सकता। तो ये निर्भरता ही होती है कि किस तरह से हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये निर्भरता की इम्पोर्टेंस बताना, तर्क और सोच की शक्ति का विकास करना, जो रीजनिंग है या फिर थिंकिंग है, सोचने की जो शक्ति है वो उसका विकास करना, उसके लिए भी सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता, पर्यावरण किस तरह से बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकें हम, किस तरह से चल रहा है। अच्छी आदतों का विकास और उपयुक्त दक्षता, अच्छी आदतें बच्चों में हम डाल पाएँ। इसके अलावा उपयुक्त दक्षता से मतलब है कि हम इस काबिल हो पाएँ कि हम अपनी आजीविका चला पाएँ, किसी न किसी फील्ड में हम कोई दक्षता प्राप्त कर पाएँ। एक छात्र का समाजीकरण सोशलाइजेशन वही होता है, सामाजिक तौर तरीके सीखना या फिर समाज में कैसे रहना है ये सीखना, ऐसा ना हो वो अलग अलग रहता हो। आधुनिकीकरण का विकास, भाई जो पहले चीज़ें थी वो अब नहीं है, तो मॉडर्नाइजेशन होना, एक तरह से समय के साथ बदलना, एक तरह से हम कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन को। सामाजिक और नैतिक मूल्य, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ क्या हैं हमारे, किस तरह से हमें रहना चाहिए सोसाइटी में, ये सभी हम सिखाते हैं सोशल साइंस के थ्रू। अगर आप देखो विदेशों की बात करो तो वहाँ पर कोई कल्चर इतना कुछ खास नहीं है, और उनका कल्चर हमारे यहाँ के कल्चर से काफ़ी अलग है। तो यहाँ की अगर बात करें, हमारे इंडिया में कल्चर आपको थोड़ा अलग मिलेगा। यहाँ पर सभ्यता है, यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज आपको मिलेंगी, यहाँ पर परिवार आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो यही सब चीज़ें कि भाई हमारा कल्चर कैसा है, सोशल वैल्यूज़ कैसे हैं, मोरल वैल्यूज़ कैसे हैं, ये सब सिखाना, किस तरह से हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये सभी चीज़ें हम किसके थ्रू सीखते हैं? सोशल साइंस के थ्रू सीखते हैं। और आप अगर टीचर बनेंगे तो आप भी बच्चों को यही सिखाएंगे कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो सोशल साइंस में आप भी ये सभी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की मूलभूत विशेषता है। द फंडामेंटल फीचर ऑफ एन इंक्लूसिव सोशल साइंस क्लासरूम इज। तो हम कहें कि मूलभूत होता है जो बेस है, जो इसका शुरुआत जिससे होती है। तो समावेशी सामाजिक विज्ञान कक्षा की जो विशेषता है मूलभूत, वो है सभी बच्चों का इसमें नामांकन होता है। इससे क्या मतलब है? एनरोलमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, कि इसमें बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो डिसेबल हो, स्पेशल चाइल्ड हो, जो होते हैं ना कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो मेंटली भी हो सकते हैं, वो फिजिकली भी हो सकते हैं। जैसे कि वो मानसिक तौर पर उनमें कोई विकारिता हो सकती है, मतलब विकार हो सकता है उनमें कोई, या फिर उनका कोई जो बॉडी पार्ट है वो ख़राब हो सकता है, जैसे हाथ में कोई प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं और इनके लिए स्पेशल एजुकेशन भी होती है। लेकिन समावेशी जो कक्षा होती है उसमें हम सभी बच्चों को इंक्लूड करते हैं, वो चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर वो बिल्कुल सही हो, या इसके अलावा या तो फिर वो कमज़ोर हो पढ़ने में या तो फिर वो ब्रिलियंट हो, हम इसमें सभी बच्चों को शामिल करते हैं। तो इसी वजह से इसको कहा गया कि सभी बच्चों का इसमें नामांकन होता है, सभी बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं इस तरह की कक्षा में। तो यहाँ पर देखो हम देख भी सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि समावेशन क्या है। समावेशन का मतलब क्या होता है कि स्कूल की संरचना, बुनियादी ढांचे, कार्यप्रणाली, पाठ्यक्रम और कक्षा प्रबंधन सहित संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली को अपनाकर समग्र सामान्य शैक्षिक संरचना में विभिन्न विकलांग और विविधता वाले सभी बच्चों की शिक्षा से है। इसमें मतलब हम इंक्लूड करते हैं विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको भी शामिल कर हम इसमें करते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं, हम इसमें विविधता वाले बच्चे भी लेते हैं। ये ध्यान रखना, अगर अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं तो उसमें ये बच्चे भी शामिल होंगे। जैसे कोई पूर्वी अगर इलाके से है तो वो भी इसमें होगा, या कोई पश्चिमी इलाके का कोई होगा तो वो भी इसमें मिलेगा। मतलब अलग अलग स्टेट से अलग हैं, अलग अलग भाषा से अलग हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो सभी तरह के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील सामाजिक विज्ञान शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को निम्नलिखित के लिए प्रेरित करता है। प्रोग्रेसिव जो सोशल साइंस टीचर होता है वो किस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
कक्षा में किसी भी चर्चा में सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए। तो बच्चों को देखो पूरी तरह से अगर वो मौका देता है कि चर्चा करने के लिए, डिस्कशन के लिए किसी भी टॉपिक पर, तो वो क्या हम कह सकते हैं, एक तरह से प्रगतिशील सामाजिक विज्ञान टीचर है वो, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रेसिव एक तरह से हम कह सकते हैं गति शब्द से लिया गया है, यानी कि जैसे प्रगति जो है ना, प्रगति शब्द है, ये प्रगति से लिया गया है। प्रगति का मतलब होता है क्या, गति। गति जो है किसी ना किसी दिशा में परिवर्तन इसमें शामिल होता है। किसी भी दिशा में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वो किस में शामिल होता है, एक तरह से प्रगति में शामिल होता है। और ये जो प्रगतिशील जो शिक्षा होती है, ये विचार जॉन डेवी ने दिया है। और प्रगतिशील शिक्षा जो होती है बच्चों को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने को बढ़ावा देती है। एक तरह से इसमें क्या है, बच्चा प्रोग्रेस करता रहता है ताकि वे खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग कर सकें। देखो खुद को तो वो डेवलप करेंगे ही, साथ ही साथ वो क्या करेंगे, जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ाने में मदद करेंगे। मान लो कोई बच्चा कुछ बन जाता है, कोई अच्छे पद पर वो पहुंच जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री को भी वो योगदान देगा अपना। तो ये क्या एक तरह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन को कहते हैं जब बच्चा प्रोग्रेस करता रहता है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें। एक प्रगतिशील शिक्षक हमेशा अपने शिक्षार्थियों को कक्षा में सक्रिय रूप से बातचीत करने के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि जो इस तरह का जो टीचर होगा, प्रोग्रेसिव जो टीचर होगा, वो बच्चों को एनकरेज करेगा कि वो चर्चा करें क्लास में, किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करें, जिससे कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और कक्षा में एक तरह से लोकतांत्रिक माहौल देगा बच्चों को, जिससे कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में जो है हेल्प मिलेगी। वो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले पाएंगे और वो प्रोत्साहित करता है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल सिद्धांत जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों के शैक्षणिक दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है, वह यह है कि बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। इसमें देखो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द पेडागोजिकल approach of the social and political life textbooks is that children learn best through। तो बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। देखो इसमें जो है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं पेडागोजी में, उनकी लैंग्वेज समझने की बात होती है सारी। और इसमें अगर आप हिंदी पढ़ेंगे ना तो हिंदी में तो उलझ के ही रह जाएंगे। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया करें इस तरह के क्वेश्चंस में जो पेडागोजिकल होते हैं। इंग्लिश के थ्रू शायद आप अच्छे से समझ पाएँ इसको। तो देखो मूलभूत सिद्धांत जो है इसमें वो क्या है कि बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। किसके थ्रू बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं? ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा, अवधारणाओं की एक अनुभवात्मक समझ। ये क्या है? देखो अवधारणा या कंसेप्ट वो होता है जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। मैं कहती हूँ ना बार बार कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक तो वो चीज़ होती है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, जैसे कि मैंने आपको टाइम के बारे में बताया था कि जो ग्रीनविच लाइन है वहाँ पर जो टाइम है, भारत का टाइम उससे 5.5 घंटे आगे रहता है। आपने ये रट लिया, ये आपको नॉलेज है, ज्ञान है आपको। लेकिन जब आपने इसको समझ लिया कि क्यों है ऐसा और 5.5 घंटे आगे वो क्यों है, डिग्रीज वगैरह वगैरह में अगर आप कैलकुलेशन कर पाते हैं और टाइम भी अगर आप निकाल पाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो वो जो कंसेप्ट होता है उसमें कहा गया है कि अवधारणाओं की एक अनुभवात्मक समझ, यानी कि अगर आपका कंसेप्ट भी क्लियर है और आप उसका एक्सपीरियंस भी है, आपने उसको एक्सपीरियंस किया है किसी भी तरीके से, तो आप जो है वो सबसे अच्छा सीखेंगे, उसमें बच्चे सबसे अच्छा सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और सही और गलत पहचानना है। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेशन भी सही दी हुई है। अब देख लेते हैं इसमें है क्या। एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर उन्हें काल्पनिक आख्यानों या केस स्टडी अभ्यास के रूप में शामिल करके चर्चा की जाती है। इन अ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सब्जेक्ट्स क्लासरूम द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस आर डिस्कस्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग दैम इन द फॉर्म ऑफ फिक्शनल नैरेटिव्स और केस स्टडीज और एक्सरसाइजेज दैट ड्रॉ ऑन चाइल्ड्स एक्सपीरियंस। और इसके बाद दिया है दूसरा स्टेटमेंट कि बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। देखो जो भी अगर हम बात करें सोशल और पॉलिटिकल लाइफ, जो ये सब्जेक्ट होता है ना आपका, जो आपका ये नागरिक शास्त्र हुआ करता था पहले, अब ये नाम से आती है बुक इसकी।
तो सोशल और पॉलिटिकल ड्राइव यानी कि जो हम एक तरह से बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में अगर हम देखो चर्चा करते हैं किस पर, संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर, और अगर हम बच्चों को इंक्लूड करते हैं किसमें, केस स्टडीज़ में। केस स्टडीज़ क्या होती हैं, जब हम किसी पर्सन पर या किसी भी चीज़ पर केस स्टडी करते हैं, उसकी पूरी स्टडी करते हैं, उसकी सारी घटनाओं को स्टडी करते हैं, सारी चीज़ों को, सारे छोटे छोटे पॉइंट को हम इसमें नोट करते हैं। केस स्टडी वो होती है किसी के बारे में भी स्टडी करना, वो चाहे पर्सन हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। तो जब हम बच्चों को शामिल करते हैं या फिर अभ्यास के रूप में शामिल करते हैं उनको, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे ठोस अनुभव के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। ठोस अनुभव क्या होते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होते हैं, जो मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि जो सामने होता है। एक तो होता है जो सामने नहीं होता है, उसको हम कहते हैं क्या, अमूर्त या फिर अप्रत्यक्ष, जो मतलब सामने नहीं है। जो चीज़ सामने है, अब वो कोई घटना हो या फिर कोई चीज़ हो, हमारे सामने कोई वस्तु हो, बच्चे उसके माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। आप भी कोई देखो, कोई आप घटना देख लो, वो चाहे अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, अगर आप उसको आंखों से देखेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, वो आपके एकदम दिमाग में बस जाएगी। क्योंकि आपको कुछ घटनाएं आंखों देखी भी याद रहेंगी और कुछ सुनकर के याद रहेंगी। लेकिन जब कोई किसी घटना के बारे में आपको खुद से बताएगा तो उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, कुछ आप भूल जाओगे। तो वैसे ही है कि बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से अच्छा सीखते हैं, यानी कि जो चीज़ उनके सामने होगी, प्रत्यक्ष होगी, या फिर जो मूर्त रूप में होगी, कॉन्क्रीट रूप में होगी, उसके माध्यम से बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। तो ये दिया हुआ है क्या, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है और ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फील्ड ट्रिप के सफल होने के लिए इसे 3 चरणों में सावधानी पूर्वक आयोजित करने की आवश्यकता है। फॉर अ फील्ड ट्रिप टू बी सक्सेसफुल इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज केयरफुली एट 3 स्टेजेस। तो फील्ड ट्रिप अगर हम जाते हैं बच्चों को लेकर के, तो वो 3 स्टेप्स में होनी चाहिए, और वो 3 स्टेप्स हमसे पूछे हैं कि कौन से होने चाहिए, सीक्वेंस से बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है एंड फॉलोअप है। इसमें क्या क्या शामिल है, देखो अगर हम बात करें फील्ड ट्रिप की, तो सीखने को जीवंत बनाने के लिए एक अगर हम यात्रा की बात करें, क्षेत्रीय यात्रा, जिस चीज़ को हम पढ़ाना चाहते हैं, मान लो हम कुतुब मीनार के बारे में पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो अगर हम उसकी विजिट पर लेकर के जाएंगे बच्चों को, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। या फिर हम बात करें ताजमहल की, ताजमहल के बारे में अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर हम विजिट पर लेकर के जाएँ तो हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। आपने देखा होगा उसमें एक आर्ट होती है ताजमहल में, पित्रा द्यूरा उसे कहते हैं। अगर हम वैसे समझाते हैं ना, वो बुक्स के थ्रू पिक्चर भी दिखा देंगे, तब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। लेकिन जब वो वहाँ पर खुद से देखेंगे, वो कलरफुल जो स्टोन है उसमें फिक्स किस तरह से किए हुए हैं, तो वो क्या है, एक तरह से ऐसा एग्जाम्पल होगा कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है सिखाने के लिए, लर्निंग को अलाइव बनाने के लिए। एक तरह से जो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो फील्ड ट्रिप काफ़ी यूज़फुल रहती है, स्पेशली सोशल साइंस में। यह छात्रों को एक निश्चित स्थान पर ले जाने के बारे में होती है, यानी कि किसी भी जगह पर आप ले जाते हैं बच्चों को, और वहाँ पर वे वास्तविक परिस्थितियों के साथ सीधे संपर्क से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाहते हो, तो ताजमहल की लोकेशन क्या है, ताजमहल में मतलब क्या, ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो सभी चीज़ें वो सीख लेंगे। वो सब चीज़ सीख लेंगे कि क्या है, नदी किधर से बहती है, यमुना जो बहती है वहाँ पर किधर से बहती है, और किस तरह से क्या क्या चीज़ है उसमें, इमारत में क्या क्या लगा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें वो अच्छे से सीख लेंगे अगर आप फील्ड विजिट पर बच्चों को ले जाते हैं। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि प्लानिंग, योजना। सबसे पहला जो कदम होता है किसी भी फील्ड ट्रिप का, वो प्लानिंग होगा। भाई आप प्लानिंग करेंगे कि किस पर्पज़ से आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, तो उसी तरह की ट्रिप पर ले जाएंगे। कारखाने के बारे में समझाना चाह रहे हैं तो कारखाने की विजिट पर ले जाएंगे, यानी फैक्ट्री की। और अगर आप मान लो हॉस्पिटल के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो हॉस्पिटल की यात्रा पर लेके जाएंगे, मतलब कि फील्ड विजिट पर लेकर के जाएंगे। किसी जू के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो जू की विजिट पर लेके जाएंगे। मतलब जिस पर्पज़ से अगर आप पढ़ाना चाह रहे हो उसी फील्ड ट्रिप पे आप उनको लेकर के जाओगे। इसके बाद होता है क्या, एग्जीक्यूशन का काम। एग्जीक्यूशन क्या होता है कि भाई हमने जगह तो चुन ली, अब उसको उस काम को अंजाम भी तो देना है जो हमने प्लानिंग की है। तो योजना को कैसे अंजाम दिया जाता है, उस जगह पर कैसे जाना है, और बाकी की जो चीज़ें होंगी, किस तरह से प्लानिंग होगी सारी, वो सभी एग्जीक्यूशन में आता है। प्लानिंग के बाद का ये स्टेप होता है। इसके बाद होती है आगे की कार्रवाई, यानी कि फॉलोअप। अब देखो, अब आप जाओगे ट्रिप पे,
फिर वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, फॉलोअप भी होना चाहिए पूरा, तो सारी चीज़ें अच्छे से निपट जाएँ। उसमें क्या होगा, ये होता है फॉलोअप पूरा। योजना और एग्जीक्यूशन के बाद हम कहेंगे ये जांचने की आवश्यकता होती है कि सब कुछ सही ढंग से नियोजित किया गया है या ठीक से क्रियान्वित किया गया है या नहीं। जब आप प्लानिंग कर लिया, आपने एग्जीक्यूशन कर लिया, अब आप ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर ट्रिप के दौरान हैं आप, तो उस टाइम पर भी ये पूरा फॉलोअप रखने की ज़रूरत है कि क्या सभी चीज़ें सही हैं, जितने बच्चे हम साथ में लेकर के आए थे क्या उतने हैं, या सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों की हैं, बच्चों की ज़रूरतों की हैं, वो है कि नहीं है। तो ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। तो 3 स्टेप्स इसमें होंगे फील्ड विजिट पर अगर आप जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में एक पाठ योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस एक पर सबसे पहले विचार किया जाएगा। मान लो कि आप लोकतंत्र टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, और उसके लिए आपको लेसन प्लान बनाना है कि भाई मुझे टॉपिक ये कल पढ़ाना है डेमोक्रेसी, और इसके बारे में लेसन प्लान बनाना है कि मुझे किस तरह से पढ़ाना होगा, कैसे पढ़ाना होगा। तो इसमें स्टेप्स हमसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप, देखो ये स्टेप्स सारे इसमें फॉलो होंगे, लेकिन हमसे पूछा है सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो होगा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेप आएगा ये प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक। देखो ध्यान रखो, अगर आपको नहीं भी आता है ना ये क्वेश्चन, तो आप इसमें ये सोच सकते थे कि देखो कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्लानिंग की। तो प्लानिंग से ही आपको समझ लेना चाहिए था कि पहला स्टेप तो प्लानिंग ही होना चाहिए। तो बाकी के स्टेप्स आएंगे इसके बाद में। मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं, यही ऑप्शन वाले सीक्वेंस से। सबसे पहले हम करेंगे प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज मटेरियल हमने देखना है कि क्या मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसको पढ़ाते वक्त, लोकतंत्र को पढ़ाते वक्त, और उपयुक्त शैक्षणिक रणनीतियों का चयन कि किस तरह से पढ़ाएंगे हम, तरीका क्या होगा पढ़ाने का, किस तरह से समझाएंगे, किस तरह से हम उसको लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, ये हमें देखना है। फिर मूल्यांकन रणनीतियों का निर्णय करना। देखो इवैल्यूएशन जो स्टेप होता है ज़्यादातर लास्ट में आता है, इससे भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ये लास्ट में ही आया है ये वाला स्टेप, इवैल्यूएशन की मूल्यांकन रणनीतियों का निर्णय करना, किस तरह से हम ये पता लगाएंगे कि कितना सीख लिया है बच्चों ने, कितना सिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा की गतिविधियों में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने का सबसे वांछित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजायर्ड वे टू यूज टेक्स्ट बुक्स इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो अगर हम क्लास की एक्टिविटीज़ में टेक्स्ट बुक का यूज़ अगर करना चाहते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा। टेक्स्ट बुक, देखो ऐसा नहीं है कि पूरी नॉलेज हमें टेक्स्ट बुक से मिल जाती है, या फिर हम बच्चों को पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाएंगे। टेक्स्ट बुक जो होती है सिर्फ एक रेफरेंस के लिए होती है कि हमने कितना पढ़ना है, कितना पढ़ लिया है, या फिर मटेरियल कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ तथ्य चाहिए होते हैं, उसके लिए टेक्स्ट बुक होती हैं। टेक्स्ट बुक पर ही आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं सारी पढ़ाई। तो टेक्स्ट बुक को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये हमसे पूछा है। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, छात्रों को पाठ के अंदर के प्रश्नों और अभ्यास हल करने के लिए कहना, आस्किंग स्टूडेंट्स टू एंगेज विद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड डू एक्सरसाइजेज। देखो हम पाठ के बारे में थोड़ा उनको समझा देंगे, मेन पॉइंट्स जो होते हैं टेक्स्ट बुक में। पाठ के बारे में समझाने के बाद जब बात आएगी समझने की, तो हम बच्चों से क्या बोलेंगे कि उनके क्वेश्चंस को करो, और जो उनके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि उससे बच्चों का पता चलेगा कि उन्होंने कितना सीख लिया है, कितना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच इसके उदाहरण हैं। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो यहाँ पर बेसिकली स्किल्स दी हुई है, ये कौन सी स्किल्स का पार्ट है ये हमसे पूछा है। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्किल्स, जटिल कौशल। जटिल कौशल क्या होते हैं, जटिल कौशल होते हैं एक तरह से हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्किल्स सच एज क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेटिव स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर अमंग दोज दैट चैलेंज अस। ऐसी स्किल्स जो कि हमें चैलेंज करती हैं, ईजिली आप उनको नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होती हैं करने में, हर कोई नहीं कर सकता। पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करती हैं, कौन कितना क्रिएटिव है, कौन कितना गहराई तक सोच पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, गहराई से सोच पाना, एक तरह से एनालिसिस जो करने की पावर होती है, हर किसी के पास नहीं होती है। तो एक तरह से क्या होता है, ये चैलेंज करती हैं चीज़ें। तो जो स्किल्स इसी तरह की होती है, चैलेंजिंग स्किल्स होती हैं, वो आती हैं कॉम्प्लेक्स स्किल्स में। और ये मैंने बता भी दिया, जैसे क्रिएटिविटी में आ गया, क्रिएटिविटी हर किसी के पास नहीं होती, हर कोई इंसान क्रिएटिव नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हर किसी इंसान के पास नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेहतर तरीका ढूंढ ले,
कोलैबोरेटिव स्किल्स होती हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग जो मैंने आपको बताया, गहराई से सोचना, बहुत डीप चले जाना बिल्कुल किसी बात के। तो ये सभी जो स्किल्स होती है कॉम्प्लेक्स स्किल में आती हैं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, हर कोई इसको नहीं कर पाता है, चैलेंजिंग होती हैं काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में आमतौर पर निम्नलिखित प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें चुनें जो आलोचनात्मक सोच के विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर जनरली यूज्ड इन सोशल साइंस क्लासेस, चूज दोज विच प्रोवाइड अ ग्रेटर स्कोप फॉर डेवलपिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग एक तरह से होती है गहराई से सोचना, एकदम किसी बात की तह तक जाना बिल्कुल गहराई से, तो वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमसे पूछा गया है क्या, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कौन सा क्वेश्चन एक तरह से डेवलप करेगा क्रिटिकल थिंकिंग को, अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली बी। अब देखो इसमें आप सोचेंगे कि आखिर ये बी ही क्यों है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा विस्तार से इसमें आंसर देने की ज़रूरत है। इसमें देखो बाकी क्वेश्चंस में और इस दूसरे क्वेश्चन में आपको एक डिफरेंस मिलेगा, क्या कि इसमें देखो ये पूछा है कि नमक मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी प्रतीक था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने जवाब का औचित्य साबित करें। आपसे पूछा है कि ये जो कथन है कि क्या आप इससे सहमत हैं, आपके विचार इसमें पूछे गए हैं, आपके विचार पूछे हैं और कहा है कि अगर आपका ये विचार है तो उसको आप जस्टिफाई करें कि ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन किया गया है, आपके इसमें विचार पूछे गए हैं, आपके अकॉर्डिंग इसके बारे में राय क्या है। जब आपसे आपके विचार पूछे जाते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो एक तरह से डेवलप करता है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आप इसमें अपने खुद के विचार डेवलप करोगे, खुद के विचार आपके डेवलप होंगे। इसमें कोई आप रटा रटा आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आपसे आंसर पूछा है, आपकी राय पूछी गई है। आपकी राय जब पूछेंगे तो आप अपने अपने हिसाब से अपनी राय देंगे, अपनी राय खुद बनाएंगे आप। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी में अगर आप देखें तो इसमें रटा रटा आंसर दे सकते हैं आप, इसमें आपकी कोई राय नहीं पूछी है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप मतलब कुछ भी दिए जा सकते हैं, कोई अपनी राय तो आपको बतानी नहीं है। तो क्योंकि इसमें आपकी राय पूछी गई है तो इसीलिए एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा, क्योंकि आप अपनी सोच को डेवलप करेंगे और इस टॉपिक पर आप काफ़ी हद तक सोच पाएंगे, गहराई से सोच पाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है जो आंसर में दिया गया, सेकंड ऑप्शन जो है, यह प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करता है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करता है, क्योंकि यह छात्र जो है कारणों को लागू करता है, यानी कि बताता है कि क्या कारण है इस चीज़ का, और फिर अपने उत्तर को मतलब कि ये बताता है कि क्यों ऐसा है, और फिर अपने उत्तर को जस्टिफाई भी करता है। तो इसी वजह से ये क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा। ये छात्रों के बीच भिन्न सोच को प्रोत्साहित करता है। छात्र समस्या को हल करने से संबंधित सभी संभावित पहलुओं को शामिल करता है, कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके सभी पहलुओं को वो देखता है। विचारक विभिन्न पहलुओं जैसे खोज आदि में शामिल होकर समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। कोई भी चीज़ को अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे मान लो कि कोई घटना हुई, या जैसे कि हिस्ट्री का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, हिस्ट्री में भी जो ये आर्कियोलॉजिस्ट चीज़ों को फाइंड करते हैं, इसमें ये यही तो देखते हैं कि अगर ये चीज़ हुई है तो ये कैसे हुई होगी और इसका क्या रीज़न रहा होगा। जब आप अपने विचार देते हैं एक तरह से किसी चीज़ में, तो वो होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है उससे। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।